निवेश रणनीति बनाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप निवेश विकल्पों को समझ लें। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को समझ लें और जो भी लक्ष्य आप अपने लिए रखना चाहते हैं उसमें वास्तविकता कितनी है। आप जितना भी कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं वो रियलिटी में क्या आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सबकी गणना आपको करनी होगी और इसी सब के तहत बनता है आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। मनी मंत्रा में हम आपको निवेश से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां समझाते हैं और आज भी कई मुद्दों पर बात होगी। शो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देखते हैं ऑन द शो। बेंचमार्क के मुकाबले कर रहे हैं लार्ज कैप अंडर परफॉर्म। क्या है इसकी वजह और क्या आप करें लार्ज कैप फंड में, बताएगा मनी मंत्रा। फ्लेक्सी कैप फंड के एसेट ने पार किया 2 ट्रिलियन का आंकड़ा। क्या है इसका मतलब आपके लिए? और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप फंड का खुल रहा है एनएफओ। क्या मल्टी कैप कैटेगरी में है दम? जानिए आज मनी मंत्रा से। और निवेश को लेकर तमाम गुत्थी हम सुलझाएंगे। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हम लाइव हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से भी। आज हमारे साथ तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए मौजूद है आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और कई सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगी लार्ज कैप की, जो कि एक कैटेगरी है और लगातार हम देख रहे हैं कि ये बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रही है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा कर दे रही है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अहम मुद्दा होता है किसी भी एक्टिव फंड का। हम देख रहे हैं कि लगातार बेंचमार्क के मुकाबले अगर देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी अंडर परफॉर्म कर रही है। एक साल में हमने देखा 86.2% लार्ज कैप फंड है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। 5 साल में थोड़ा सा ये आंकड़ा बढ़ जाता है 82.7% का। अगर हम 2020 की पहली छमाही तक देखें फिरोज, तो इंडेक्स ने लगभग 3 साल में 3.13%, 5 साल में देखें तो 5.6%, 10 साल में 8.13% रिटर्न दिया है। वहीं लार्ज कैप फंड्स ने इसके मुकाबले कम रिटर्न दिया है। 3 साल में 1.31%, 5 साल में 4.63% और 10 साल में देखा जाए तो 7.98%। लगातार इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे वजह क्या है फिरोज? कविता जी, लार्ज कैप जो कैटेगरी है उसमें आउट परफॉर्मेंस करना थोड़ा कठिन है, जैसे आपने आंकड़े रीड आउट किए। बिकॉज क्या होता है कि जो टॉप कंपनियां हैं वो बहुत वेल रिसर्च्ड हैं, तो उसमें फंड मैनेजर अपनी इंफॉर्मेशन की आर्बिट्राज जो होती है वो उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाता। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि जो इंडेक्स है वो इंडेक्स में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादा वेटेज है और ये 10 स्टॉकों ने बहुत अच्छी प्रदर्शन दी है। बट लास्ट 6-7 मंथ्स के एक्सेप्शन को देखें तो बाकी ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं और उसमें हैवी वेट्स ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए निफ्टी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। सो पॉइंट 3 ये है कि लार्ज कैप में अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मोस्ट पूरी कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगी निफ्टी को, सो यू विल हैव टू चूज वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिकली। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा है कि लार्ज कैप फंड जब भी आप सिलेक्ट करें तो आपको काफ़ी सोच समझकर ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हर एक फंड मैनेजर की रणनीति अगर हम देखें वो अलग होती है। तो वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी होल्ड और एग्जिट करने की है या किस तरह से उनका स्टॉक सिलेक्शन है, ये वो तमाम पहलू हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप अपने लिए न सिर्फ लार्ज कैप बल्कि कोई भी फंड आप अपने लिए चुने। लेकिन जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं, एक बात अहम है फिरोज की लार्ज कैप इस तरह की कैटेगरी है, जब आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाजार में अचानक गिरावट आती है या हम बात करते हैं उतार चढ़ाव की, उससे काफी हद तक आपको इस तरह के फंड्स बचाते हैं। लेकिन इस माहौल में जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार लगातार बढ़ रहा है, नए आयाम छू रहा है, रोजमर्रा की चाल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मोटे तौर पे जो हम देख रहे हैं कि नए लेवल्स पे बाजार कारोबार कर रहा है, अब ऐसे में लार्ज कैप फंड का परफॉर्म नहीं करना क्या इस बात की ओर इशारा है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा हल्का कर देना चाहिए? नहीं कविता जी, आई थिंक लार्ज कैप एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर हिस्सा है पोर्टफोलियो का। पॉइंट 1 मैं ये कहूंगा कि लार्ज कैप में सिलेक्टिव रहें,
फॉर एग्जाम्पल इस साल जनवरी में हमने फ्रैंकलिन ब्लू चिप को रेकमेंड किया था, वो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। वो 13 फंड्स जो 3 साल पार कर चुके हैं और 1,000 करोड़ की एयूएम से ज्यादा है, उसमें से एक फंड है, उसने एटलीस्ट निफ्टी को 7-8% से बीट किया है इस कैलेंडर ईयर में। तो ये नहीं है कि आप पूरी उम्मीद हार बैठे लार्ज कैप में। अगर सिलेक्टिव स्टॉक्स का फंड्स खरीदे जाएं तो आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, अच्छी संभावना है। पॉइंट 2, लार्ज कैप में आप पैसिव भी जाना चाहें तो वो भी एक अच्छा विकल्प होगा। इंडेक्स फंड्स लिए, निफ्टी के इंडेक्स फंड्स या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स लेंगे तो उसमें कॉस्ट कम होगी, वो एक सेकंड विकल्प होगा। बट लार्ज कैप एक पोर्टफोलियो को बहुत स्टेबिलिटी देता है, स्पेशली जहां मार्केट्स हैं और वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच्ड है। मार्केट की जो निफ्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं हम उसको, सही वैल्यू या किताबी वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू 16,700 की है, बट निफ्टी आज 18,000 पे है, तो मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो लार्ज कैप को शन करना, लार्ज कैप से महरूम रहना अच्छी रणनीति नहीं होगी कविता जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्टिव फंड्स की ओर बात करना चाहती हूँ। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि आपको भारत में अगर हम देखें तो एक्टिव फंड्स लेने के पीछे अहम वजह यह है कि आपको किसी भी फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज़ है, जो उनका अनुभव है शेयर बाजार में, उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो उसके मुताबिक अपने फंड की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, बदलाव करते हैं। तो इस तरह से जब अंडर परफॉर्मेंस हम देखते हैं और वो भी इस दौर में जब बाजार नए आयाम छू रहा है, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर की काबिलियत पे सवाल उठने लगते हैं। तो ऐसे में मैं कोई एक्टिव फंड क्यों लूं? मैं क्यों ना पैसिव तरीके से ही निवेश करूं बाजार में और कोई इंडेक्स फंड अपने ले लूं, बिकॉज वहां मुझे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। कविता जी देखिए, आपने अगर अच्छी स्कीमें चुनी, 3 लार्ज कैप स्कीम में जो 2-3 सालों से रेकमेंड कर रहा हूं, कैनरा रोबेको लार्ज कैप है और कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, मिराय एसेट लार्ज कैप है, इन्होंने अल्फा जनरेट की है। पूरी कैटेगरी ने अल्फा भले ही ना जनरेट की हो, तो पूरी कैटेगरीज को आप नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं तो 2-3 स्कीम खरीदते हैं। 15 स्कीमें लार्ज कैप कैटेगरी की नहीं खरीदी जाती। तो आपकी जो रिटर्न है वो आपकी पर्टिकुलर स्कीम पे निर्भर है। और अच्छी तरह से चुनाव करें, और टारगेट एनएवी के आधार पर जो हम चुनाव करते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स का कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, उस आधार पर चुनते हैं तो परफॉर्मेंस अल्फा आता है। हमने ये देखा है कि लास्ट 10 साल के मेरे तजुर्बे में जहां अल्फा आना कठिन रहा है, उसमें भी अच्छे चुने हुए 2-3 लार्ज कैप फंड्स अगर आप चुन सके माइक्रोस्कोपिकली तो अल्फा आया है। बट हैविंग सेड विच, आपने जो कहा कि पैसिव जाऊं, तो अगर अल्फा की उम्मीद ही छोड़ दूं और कॉस्ट कम कर लूं, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर अ पोर्शन ऑफ योर लार्ज कैप। अच्छा, 1 साल की बात अगर हम छोड़ दें, पिछले 5 सालों में अंडर परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह है? कविता जी, 5 सालों की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो इसीलिए है क्योंकि लार्ज कैप में जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के फॉर एग्जांपल, और लार्ज कैप की जो डेफिनेशन है सेबी की, टॉप 100 स्टॉक्स हैं। इस 100 स्टॉक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो सब एनालिस्ट के पास होती है, काफी सारे एनालिस्ट इसको कवर करते हैं। तो आपको कभी भी वो जो एडवांटेज मिलता है होमवर्क करने का, वो इसमें कम मिलता है। अब अगर उदाहरण के तौर पे एक छोटा स्टॉक लिया जाए जो टॉप 100 में नहीं आता है, उसमें एनालिस्ट जब मैनेजमेंट से मिलता है तो उसको ज्यादा जानकारी होती है मार्केट से ज्यादा, तो उसमें अल्फा जनरेट करना ज्यादा इजी होता है। एंड दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म में भी कैटेगरी ने अल्फा नहीं जनरेट किया, स्पेसिफिक स्कीम्स ने जरूर किया है। तो मोटी बात यह है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड है तो आपको फंड से निकलने की जरूरत नहीं है, या फिरोज आप ऐसा रेकमेंड करेंगे कि कुछ लार्ज कैप फंड है जिनमें से निकला जा सकता है, कुछ ऐसे ब्लू चिप फंड्स हैं जिसमें से अभी भी आपके पास गुंजाइश है, उनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालें और उसके बदले कुछ और शामिल कर दें? यस, हमारी जो रिकमेंडेशन में था एक्सिस ब्लू चिप था, उसको हमने होल्ड पे डाल रखा है क्योंकि उसकी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो सस्टेन बेसिस पे चल रही है, उसका प्रदर्शन अच्छा था। तो एक्सिस ब्लू चिप है तो उसको हमने होल्ड या सेल पे आप जरूर लगा सकते हैं। चलिए, लेकिन मुझे आपसे अभी एक सवाल पूछना है कि अब अगर कोई लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहे, जैसे कि रिकमेंडेशंस भी दी हैं आपने, किन बातों को ध्यान में रखे? 3 रिकमेंडेशंस है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, मिराय एसेट लार्ज कैप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप। इसमें ये बातों का ध्यान रखा गया है कि सेक्टर्स कैसे हैं आज, उनकी जो पोर्टफोलियोज, करंट पोर्टफोलियोज है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसी हैं, सेक्टर सिलेक्शन कैसा है। सेकंड, उनके स्टॉक्स जो हैं उनकी टारगेट प्राइसेस 1 साल के बाद वाली वो ली गई हैं, और उस आधार पे कितना और गुंजाइश है एनएवी की मूवमेंट का, उस आधार पे ये 3 स्कीमें बहुत अच्छी लगती है हमारे हिसाब से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा जो मुझे आपके साथ आज डिस्कस करना था वो है फ्लेक्सी कैप का। एक तरफ लार्ज कैप में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन उसके बदले अगर हम फ्लेक्सी कैप देखें तो इनका जो एसेट बेस है वो लगभग 2 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है और इनफैक्ट 2.18 ट्रिलियन जो कि लार्ज कैप का कुल एसेट बेस है उसके बेहद करीब 2.15 ट्रिलियन के आसपास फ्लेक्सी कैप का एसेट बेस पहुंच चुका है। फिरोज, इसके पीछे कई सारी वजह हैं। मैं चाहती हूं कि आप एक एक करके ये वजह गिनाएं। जिस तरह से हमने देखा है कि नए नए एनएफओज आए हैं और सेबी ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए थे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरी को लेकर, उसकी वजह से भी हमने बहुत बदलाव देखा। क्या यही सब वजह हैं कि इतना बड़ा एसेट बेस पहुंच गया है फ्लेक्सी कैप का? आई थिंक फ्लेक्सी कैप की ऑफ कोर्स ये जो एनएफओज आए उसमें बहुत सारी कलेक्शन हुई। वो जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का जो बाइफर्केशन हुआ, नई कैटेगरी क्रिएट हुई, उसकी वजह से एसेट जरूर आए हैं। और ये जो बुल रन में जो एनएफओज लॉन्च हुए हैं उसमें बहुत सारे टियर 2 टियर 3 सिटी से बहुत पार्टिसिपेशन आया है। उसकी वजह से ऑफ कोर्स एसेट्स बढ़े हैं। सेकंड, जो उनकी परफॉर्मेंस आई है, अगर लास्ट 1 ईयर की रिटर्न देखें तो 25% की परफॉर्मेंस आ गई। अगर 25% की परफॉर्मेंस आती है तो उसकी वजह से ही 25, 30, 40 हजार करोड़ इस कैटेगरी में बढ़ गया रिटर्नों की वजह से। सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3 क्या है कि इसमें एक ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को लार्ज कैप के मुकाबले। तो इधर वो 3-4% जो एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहे हैं उसकी वजह से इन्वेस्टर की जो झुकाव है इस कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि इधर लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है बट फिर भी फ्रीडम है ताकि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा पैसा लगा के फंड मैनेजर अल्फा जनरेट कर पाए निफ्टी के मुकाबले। सो क्योंकि अल्फा अच्छा आया है, दैट्स द थर्ड रीजन व्हाई पीपल आर बाइंग फ्लेक्सी कैप लेफ्ट राइट सेंटर। क्या फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी बन सकती है जो आपको लगता है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा आपको देगी लंबी अवधि में? आई थिंक ये नहीं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुनाफा देगी, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मुनाफा देगी, क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा नहीं है। जैसे स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो रिस्क के मुकाबले अगर दोनों पहलू देखूं तो एफिशिएंट रिटर्न आएगी। रिटर्न फॉर लोअर रिस्क, ये कैटेगरी डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और इसमें काफी लंबी अवधि के भी फंड है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, ये 2 स्कीम्स हम रेकमेंड करते हैं इस कैटेगरी में। इट विल गिव यू गुड एफिशिएंट रिटर्न्स। अच्छा, जिस तरह से हम इन्फ्लो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, साफ तौर से बाजार की चाल ने भी बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसमें फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी उभरी है जहां पर तीनों तरह के एक्सपोजर्स लोगों को मिल जाते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। ऑब्वियसली कितना एक्सपोजर कितने में लेना चाहिए तो फंड मैनेजर का कॉल होगा, लेकिन फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा रखने में समझदारी है, या आपको लगता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से फ्लेक्सी कैप को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में देना चाहिए? देखिए, आई थिंक करंटली जो फ्लेक्सी कैप्स की पोजीशनिंग है वो लार्ज कैप में ज्यादा झुकाव। तो लार्ज कैप स्कीम अगर आपके पास अधिक हो तो उसमें से निकल के फ्लेक्सी कैप जाने में बहुत अच्छी समझदारी है, क्योंकि कैटेगरी एज एन ओवरऑल 2-3%, 4% एक्स्ट्रा दे पाती है लार्ज कैप के मुकाबले, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 70%, 80% ऑफ द मनी इन लार्ज कैप। तो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन कविता जी, एक लार्ज कैप स्कीम कम करके आप फ्लेक्सी कैप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी ही अच्छा करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है फंड मैनेजर की उसका प्रयोग करके अल्फा जनरेट करने की संभावना इसमें ज्यादा है। अच्छा, हम कुछ फंड्स के नाम भी यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं जहाँ पे पिछले 1 साल के रिटर्न में हम देख रहे हैं 70% रिटर्न पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें, फ्रैंकलिन इंडिया में लगभग हम 69.26% का रिटर्न देख रहे हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है जो कि लगभग 68% के आसपास का आपको रिटर्न दे रहा है। साफ तौर से इस तरह के रिटर्न को देखकर तो कोई भी लड़ाई हो जाएगा कि अच्छा, फ्लेक्सी कैप बहुत बढ़िया कैटेगरी है, हालांकि ये पिछले 1 साल का ही रिटर्न है। अब इन रिटर्न को देखकर हमें क्या इन फंड्स को शामिल करना चाहिए पोर्टफोलियो में, या फ्लेक्सी कैप में निवेश करने का फैसला ले लेना चाहिए केवल 1 साल के रिटर्न को देखते हुए, क्योंकि हमारे ये 1 साल पुरानी कैटेगरी है? कविता जी, आई थिंक कैटेगरी 1 साल पुरानी है। बहुत सारी स्कीम्स जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी।
तो अगर आप उसी स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका नाम बदला है, इनकी कैटेगरी क्रिएट हुई है और रिक्लासिफाई हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पहले वो 25 साल पुराना फंड है, माना कि कैटेगरी नहीं है बट पुराना फंड उस कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो आप अगर कोई भी स्कीम चुन रहे हैं तो एक साल का परफॉर्मेंस खाली ना देखें। वो स्कीम्स जो हैं वो काफी पुरानी भी हो सकती हैं, थोड़ी नई स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस सिर्फ 6 महीने का, 1 साल का हो सकता है। बट यू हैव टू लुक एट परफॉर्मेंस 3, 5, 10 ईयर परफॉर्मेंस, भले ही वो पहले फ्लेक्सी कैप नहीं करार दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन होने वाला है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप एनएफओ का, जो कि 12 नवंबर को खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा। मल्टी कैप हम जानते हैं जिस तरह से जो दिशा निर्देश आए थे सेबी की तरफ से, इसको काफ़ी हद तक बहुत सारी एएमसीज ने फ्लेक्सी कैप में तब्दील कर दिया है, लेकिन अभी भी मल्टी कैप को लेकर फिरोज मुझे बताएं कितना क्रेज़ है लोगों में, कितना भरोसा है निवेशकों में, और क्या ये भरोसे का नतीजा है कि अब कुछ एएमसीज हमने देखा है कि मल्टी कैप एनएफओज और फंड्स ला रही हैं? आई थिंक मल्टी कैप एक रिटेल के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी होगी, क्योंकि इसमें मिनिमम 25% तीनों कैटेगरी में होता है। बड़ी कंपनियों में 25%, मध्यम वर्ग की कंपनियों में, मिड कैप में 25 और स्मॉल कैप में 25, ये तो मैंडेटरी है। तो ये ट्रू टू लेबल मल्टी कैप सब पोर्शन ऑफ द मार्केट कवर करता है। बाकी जो 25% है वो टैक्टिकल होता है। तो आई थिंक मल्टी कैप एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली रिटेल के लिए, जिसके पास 1000 रुपए हो और वो 3 स्कीम ना खरीद पाए, तो एक लार्ज कैप, एक मल्टी कैप स्कीम कैन गिव हिम एक्सपोजर और हर एक्सपोजर टू द एंटायर गैमेट ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ द स्टॉक्स। अब मुझे ये बताएं, ये जो एनएफओ है इसमें काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। इसमें आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर साफ तौर से दिया जा रहा है और बाकी डाइवर्सिफिकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। फंड का फोकस आईपीओ पर रहने वाला है, न्यू एज बिजनेस पर रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी और टैक्टिकल कैश पोजीशन पर भी होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाएं फिरोज, क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से ग्लोबल एक्सपोजर भी है। तो एक तो होता है एसेट एलोकेशन के लिए इन्होंने पैसे कैश कॉल लेने की भी एक टैक्टिकल पोजीशनिंग की बात की है। तो जहां भी अगर फंड मैनेजर का दिमाग लगता है वहां से वैल्यू एमर्ज होने की गुंजाइश होती है। सो पॉइंट 1, कैश पोजीशन एसेट एलोकेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं वो उसका दरवाजा बंद नहीं किया गया। पॉइंट 2, डिवर्सिफिकेशन की वजह से एक रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगी। पॉइंट 3, क्योंकि ये मल्टी कैप कैटेगरी का है तो पूरा एक्सपोजर है, लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा झुकाव है। सो आई थिंक फंड मैनेजर के जो भी जरिए हैं एक इन्वेस्टर के हित में वैल्यू ऐड करने के, वो जरियों का जो दरवाजा है वो बंद नहीं किया गया और उसको खुला रखा है। सो टाइम विल टेल कितना उसको कैपिटलाइज किया गया, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो मुझे बताइए मल्टी कैप में हमें कितनी दिलचस्पी अब दिखानी चाहिए फिरोज? आई थिंक मल्टी कैप में जरूर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इकोनॉमी को देखते हुए अगले 4-5 सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देने वाले हैं। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है टॉप 250 स्टॉक्स पे सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि टॉप 250 में मिड कैप और लार्ज कैप कवर होता है, तो काफी सारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो ये मल्टी कैप से जो थोड़ा बहुत हिस्सा स्मॉल कैप में जा सकता है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है अगले 3-5 सालों की, 10 सालों की, उसको अच्छी तरह से प्ले करने का एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट हो सकता है मल्टी कैप। स्टैंड अलोन स्मॉल कैप में डालने के बदले मल्टी कैप के माध्यम से 25% तक का जो स्मॉल कैप एक्सपोजर है, आई एम वेरी थ्रिल्ड अबाउट दैट। ऑलराइट, लगे हाथों मेरे हाथ में ना अभी एम्फी की एक रिपोर्ट भी आई है, जहां पर जो हर महीना अपने स्टेटस की जो उनकी रिपोर्ट आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसमें न्यू हाई, रिकॉर्ड हाई का आंकड़ा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है फिरोज। यहाँ पर 38.21 लाख करोड़ जो एएम्स हैं वो नए हाई को टच किए हैं। साथ ही एसआईपीस की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड हाई लगभग 10,518 करोड़ का आंकड़ा आया है एसआईपीस को लेकर। तो ये किस बात को दिखा रहा है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये 2-3 चीजों पे इशारा कर रहा है। ऑफ कोर्स एक पैराडाइम शिफ्ट आया है जो मिलेनियल्स ने का दारोमदार संभाला है। अगर जनरेशनल वेल्थ से अगर ये मिलेनियल्स आज जो निर्णय ले रहे हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ काफी ज्यादा झुकाव है। इसीलिए अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1964 में चालू हुई थी,
और 2004 तक सिर्फ 1 लाख करोड़ पे पहुंची थी, और बाकी 17 सालों में 1 लाख करोड़ से आपने अभी जो आंकड़ा गिनाया 38 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, क्योंकि एक पैराडाइम शिफ्ट है। इंडियंस पहले फिजिकल एसेट्स, गोल्ड और रियल एस्टेट को ही प्रेफर करते थे। अब जो रिस्क एपेटाइट है और जो समझदारी है फाइनेंशियल एसेट में, ये महीने दर महीने जो आंकड़े दिखते हैं, इट्स कमिंग आउट क्लियरली। सेकंड क्या है कि जो मार्केट की करंट स्थिति है, ये भी मुझे थोड़ा कॉशन देता है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा 1 साल की रिटर्न देख के निवेश करता है और उनकी उम्मीदें भी उसी आधार पे बनी होती हैं। तो आज की डेट में जो पास्ट परफॉर्मेंस है काफी अच्छा दिख रहा है, तो लोग ललचा के लालसा में आके पैसे नहीं डाल रहे हो। आई दैट्स द सेकंड पार्ट। बट द थर्ड पार्ट, जो गुड न्यूज है, एसआईपी के जो आंकड़े हैं 10,500 करोड़ प्लस, ये बहुत पॉजिटिव साइन देता है। इन्वेस्टर एडुकेट होकर आ रहा है, ना कि सिर्फ लालच में पास्ट परफॉर्मेंस देख के। बट इट्स अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट। अच्छा, कुछ हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं जो मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं फिरोज, उसमें देखिए हम बात कर रहे थे मल्टी कैप की, इनफ्लो में कमी आई है मंथ ऑन मंथ 90%, फ्लेक्सी कैप में इनफ्लो में कमी आई है 44%, लार्ज कैप में इनफ्लो हाईएस्ट है सिंस मई 2001, ठीक है। स्मॉल कैप में भी पिछले 3 महीने के मुकाबले अगर हम देखें तो इनफ्लो हाईएस्ट है। ओवरऑल किस तरफ आपको लोगों का रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आई थिंक कविता जी, क्या होता है कि मंथ ऑन मंथ एक ट्रेंड नहीं निकलता है, बट लार्ज कैप की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट में थोड़ी सी पेसिमिज्म जरूर है करंट मार्केट लेवल्स को देखते हुए। जब हम एचएनआई फैमिली से बात करते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा बहस जरूर है कि मार्केट थोड़ी आगे निकल चुकी है, जहां तक वो पहुंचनी नहीं चाहिए थी, 8-10%। तो इसीलिए लार्ज कैप इज अ सेफ हेवन। इसीलिए कैपिटल इज मूविंग, देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज टू लार्ज कैप कैटेगरी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्मॉल कैप एक अंडर ओन्ड सेगमेंट है, और ये जो एक्सुबरेंस है वो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन स्मॉल कैप में आ रहा है, वो स्मॉल कैप की जो इन्फ्लोज है उसको पुश कर रहा है। लार्ज कैप में एचएनआई बड़ा पैसा आ रहा है फ्रॉम बिग क्लाइंट्स, रिटेल स्मॉल कैप को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो दैट्स द रीजन व्हाई दीज नंबर्स शो अप। एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, 7वां महीना है लगातार जहां पर ईएलएसएस में आउटफ्लो यानी निकासी बरकरार है, जारी है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? आई थिंक कविता जी, ईएलएसएस की जो लिमिट है वो काफी कम रह गई है। 1.5 लाख की जो लिमिट है वो उसमें ज्यादा ट्वीकिंग हुई नहीं है। तो इसीलिए जिनकी भी जो, जैसे किसी की आयु बढ़ती है तो उसके जो वॉलेंट्री डिडक्शंस होते हैं, जैसे ईपीएफ होता है, उसी में उनकी कवरेज हो जाती है, तो री इन्वेस्ट पैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है। तो 3 साल पहले की जो मेच्योरिटी आ रही है आज, अगर उस इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ईएलएसएस के बदले कोई भी अदर ओपन एंडेड स्कीम्स में जा रहे हैं। अगर ये टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाए इस बजट में, तो डेफिनेटली ईएलएसएस विल स्टार्ट सीइंग री इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, आउटफ्लो, नेट इनफ्लो तो यहाँ पर 38,275 करोड़ का है, लेकिन नेट आउटफ्लो अगर हम देखें तो 47,257 का है। और ये अगर मैं इक्विटी में देखूं तो इक्विटी का इनफ्लो है 5,215 करोड़ का, आउटफ्लो है लगभग 8,677 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोग पैसे कमा कमा कर निकाल भी रहे हैं? करेक्ट। आई थिंक काफी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, काफी छूट भी गए थे। ये एक साल बहुत ड्रामेटिक ईयर रहा है, थोड़े लोग बिल्कुल ही बाहर छूट गए, थोड़े लोगों ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि मार्केट की ये जो इतनी बड़ी रैली थी इसकी उम्मीद नहीं कर पाए काफी सारे निवेशक। तो देयर इज वन क्लास ऑफ पीपल जो महरूम रह गए पूरी तरह से, दूसरे जो हैं बहुत पैसे बना चुके हैं। तो ये अभी स्वैपिंग हो रही है, जिसने पैसे बना लिए वो पैसे निकाल रहे हैं, जो रह गए थे अब अफसोस में अब वो दे आर जंपिंग इनटू द बैंड वैगन। So I think काफी चर्न हो रहा है, बट नेट पॉजिटिव है, that's the great news। ख्याल से सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर यही है कि एसआईपी के अगर हम आंकड़े देखें तो मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा इजाफा ही आया है। 10,351 करोड़ पिछला महीना था और अभी जो आंकड़े आए हैं 10,519 करोड़ है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम देख रहे हैं कि एसआईपी को लेकर, जो कि सबसे बढ़िया माध्यम है देखिए निवेश करने का, आपको लमसम एकमुश्त या बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसीलिए छोटी से छोटी राशि से भी आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसका फायदा, इसकी समझ अब लोगों में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छोटे शहरों से ये जो चलन है, ट्रेंड है, वो ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिरोज, क्या कहेंगे? यस कविता जी, देखिए जो 2013 से सेबी ने इन्वेस्टर एजुकेशन का जो निर्णय लिया था
जिसमें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ एक्सपेंडिचर हो रहा है ताकि इन्वेस्टर्स जागरूक हों, उसका बड़ा फायदा हुआ है। आप पैंडेमिक में भी देखें, लोगों ने पैनिक करके एसआईपीज बंद नहीं की हैं। पिछले क्रैश में 2008 फॉर एग्जांपल एसआईपीज, काफी सारी एसआईपीज डिसकंटिन्यू हुई थी। इस साल इस बार नहीं हुई। तो आई थिंक जो इन्वेस्टर एजुकेशन जो इंडिया के कोनों में पहुंच रहा है, उसका जो बहुत एक्सपोनेंशियल जो फायदा है, 4 5 7 सालों की मेहनत अब रंग ला रही है, क्योंकि मार्केट की भी थोड़ी पुश मिल गई, मार्केट की जो ऑप्टिमिज्म मिल गई और 5 7 साल का एजुकेशन मिल गया। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन एक डेडली वेरी फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री को मिली है। दैट्स व्हाट आई वुड एट्रीब्यूट दीज पॉजिटिव ग्रेट नंबर्स फॉर। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने बात की है आज बहुत सारे मुद्दों पर, और अंत में हमने AMFI की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि ये दिखा रही है कि निवेशकों का रुझान निवेश को लेकर कहाँ किस ओर ज़्यादा है किस ओर कम है। सार बस यही है कि आपको SIP के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखनी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बता दें आपको कि मनी मंत्रा जो शो है आप लाइव देख सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी, और हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाएंगे अगर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं फिरोज अजीज। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे अभिनव अंगरीश, और दोनों के साथ मिलकर आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे, दर्शकों से जुड़ेंगे और उनके सवाल लेंगे। बने रहें। मनी मंत्रा में आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है आपके सवालों को शो में शामिल करने की। और अगर आप हमें लाइव भी देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब है, तो अपने सवाल डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपके सवालों को शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ अब बने हुए हैं। फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं और अभी जुड़ रहे हैं इन्वेस्ट ऑनलाइन के फाउंडर अभिनव अंगरीश। स्वागत है आपका अभिनव मनी मंत्रा में। शुरुआत करते हैं दर्शकों के साथ, और पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है लाल श्याम जी। नमस्कार श्याम जी, कैसे हैं, कहां से बोल रहे हैं? ठीक है, हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। कोलकाता से बोल रहे हैं आप? जी जी जी, पूछिए। आपने 2017 में PMS अकाउंट खोला था? हाँ, हमने PMS अकाउंट खोला था, तो अभी 4 साल करीब हो गया है। तो उसमें 34,000 जो है सो अराउंड सेंसेक्स था और 10,000 निफ्टी था, और हार्डली हमको 10% अभी तक अर्निंग्स पर ईयर मिला है, अराउंड 30% 4 साल में, जबकि डबल हो गया सारा। तो हमें लग रहा है हम ऐसा महसूस करते हैं कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर पाया है। तो क्यों ना हम उसमें जो अभी हमारा डीमेट अकाउंट के थ्रू अकाउंट लिंक करके वो डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो उसका जो है सो बंद करके क्या मैं डायरेक्ट अपने कर सकता हूँ? बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, उसे लिंक है। वो डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे अभी वो ऑपरेट करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो मैं PMS अकाउंट क्लोज करके मैं डायरेक्ट अपना अभी कर सकता हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, आप कितना समझते हैं बाजार को? मैं ऐसे एक वाइफ का मेरा ICICI बैंक में है, वो मैं 15-20 साल से चला रहा हूँ, और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में DGM था, तो फाइनेंस बहुत समझता हूँ, ये सब कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। तभी मैं लगाया था उसमें, जो चलो भाई वो करेंगे। जी, चलिए अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, मेरे ख्याल से आप इनकी सहायता करना चाहते होंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ों की शायद यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो PMS सर्विस तो इनको बंद कर देनी चाहिए, क्या कहेंगे आप, अगर इनको सूट नहीं हो रही है तो? कविता, देखिए PMS का परफॉर्मेंस किस बेसिस पे जज कर रहे हैं मैं जानता नहीं, कौन सा PMS है और PMS का बेंचमार्क क्या है। सिर्फ अज्यूम करना कि निफ्टी या सेंसेक्स इस लेवल पे था और आज इस लेवल पे इसलिए रिटर्न नहीं आया, तो थोड़ा सा डिबेटेबल है जब तक थोड़े और डिटेल्स नहीं मिले। मोतीलाल ओसवाल का है, ये बोल रहे हैं अभिनव। ओके, उसमें भी मल्टीपल स्कीम्स हो सकती हैं। स्कीम्स एग्जैक्टली, हाँ। कुछ अगर नाम बता पाए आप हमें लाल श्याम जी? उसमें 3 अकाउंट है, वो ट्रिलियन वाला एक अकाउंट है, एक वैल्यू का है, और एक, तो उसमें जो है सो करीब मेरा 28 लाख का है इन्वेस्टमेंट, जो 25 लाख का पहले होता था, तो अभी चलिए स्कीम्स को लेके थोड़ा सा वेग आइडिया है सर, थोड़ी सी क्लैरिटी अगर होती तो और बेहतर हम आपको सलाह दे पाते। खैर अभिनव, कंटिन्यू करें। तो देखिए, PMS अकाउंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप पोर्टफोलियो मैनेजर को एक पावर ऑफ अटॉर्नी अलॉट करते हैं, इसके बेसिस पे वो आपके बिहाफ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं।
तो आपको ये अकाउंट ऑपरेट करना नेचुरली पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अकाउंट क्लोज करें तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो स्टॉक्स आपके पर्सनल डीमैट में ट्रांसफर करें, फिर आप उस वहां से इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिक अकाउंट से ट्रांजैक्ट करना विल नॉट बी पॉसिबल। तो अब इनको क्या मैं करना और भी चाहिए? बताना बताऊंगा। जी। तो देखिए, दो तरीके के पीएमएस अकाउंट्स होते हैं, एक डिस्क्रेशनरी बोलते हैं और एक नॉन डिस्क्रेशनरी अकाउंट होता है। नॉन डिस्क्रेशनरी अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी परमिशन के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, और डिस्क्रेशनरी अकाउंट में पोर्टफोलियो मैनेजर अपने डिस्क्रेशन पे ट्रांजैक्ट करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि इनका एक डिस्क्रेशनरी अकाउंट है, तो इनके लिए बेहतर होगा अगर ये खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं और उनको मार्केट की समझ है, तो इस अकाउंट को क्लोज करें और पोर्टफोलियो मैनेजर को रिक्वेस्ट करें कि उनकी सिक्योरिटीज इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, और फिर वो अपने हिसाब से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राजेश विज हैं फोन लाइन पे। राजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार जी, बस ठीक है जी। मैं जलंधर से बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। ऑलराइट, पूछिए। ये मेरा सवाल ये है जी, मैं एक 25 लाख रुपए लमसम लगाना चाहता हूँ मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। तो क्या ये सही समय है लगाने के लिए, या फिर थोड़ा वेट करना है? जहाँ इसको कौन कौन से फंड आप कोई सजेस्ट कर सकते हो मेरे को? सर, आप कितने समय के लिए लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ये टाइम होराइजन 3 साल के लिए। कोई खास वजह? नहीं, बस ग्रोथ, थोड़ा गोल तो कुछ नहीं है। तो कुछ 3 वजह का 5 भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने कहा है कि आप रिस्क लेने को भी तैयार हैं। हाँ जी, लेने को और भी आप ये भी कह रहे हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से परिचित हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप करते हैं इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, हाँ जी। कितने का पोर्टफोलियो है अब तक? अभी 50 लाख का तो है पोर्टफोलियो मेरे पास। चलिए, बहुत बढ़िया। फिरोज, आपके पास आएगा ये सवाल। बताएं इनको किस तरह से पैसे डालने चाहिए? मौजूदा स्तर पर लमसम डालें या इसको किश्तों में डालें, जो अक्सर आप रेकमेंड करते हैं? इस पहले तो राजेश जी के जो लमसम अमाउंट है, जैसे कविता जी आपने सवाल पूछा 3 इयर्स को क्या ये 5 इयर्स में तब्दील कर सकते हैं, तो इक्विटी की प्रोपोर्शन ज्यादा हो सकती है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि करंट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, मेरे हिसाब से 4 से 5 साल की इक्विटी की जो रिटर्न्स आएंगी वो डेट से दुगनी रिटर्न आ सकती हैं, गिवन द लो इंटरेस्ट रेट सिचुएशन। पॉइंट 3, इनको क्या एक मुश्त निवेश करना चाहिए या स्टैगर करके इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारे हिसाब से हम जो एडवाइस कर रहे हैं करंटली हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि निफ्टी 18,000 पे है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या उनकी करेक्ट वैल्यू फंडामेंटल के हिसाब से 16,600-700 होनी चाहिए, तो लमसम निवेश नहीं करना चाहिए। इनको जो 7-8 स्कीम इनको चुननी चाहिए और इसको किश्तों में डालना चाहिए। अगर मार्केट 10% से गिरती है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में मार्केट पीक से ट्रफ पे नहीं आई है, अगर 10% की गिरावट आती है तो इनको फिर जो बचे कुछ किश्त हैं उसको एक मुश्त निवेश करना चाहिए, प्रोवाइडेड मार्केट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 10% करेक्शन। तो स्कीम्स चुन लें और हर महीने एक स्कीम में इन्वेस्ट करें, डेट से इक्विटी में मूव करें, और अगर मार्केट 10% की करेक्शन दे तो जो बची हुई किश्त है उसको इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में लमसम। ओके, नाम बताएंगे आप स्कीम्स का? श्योर कविता जी, लार्ज कैप कैटेगरी में 2 स्कीम्स बताऊंगा। मिरा एसेट लार्ज कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप। मिड कैप स्कीम्स में डीएसपी मिड कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। फोकस्ड कैटेगरी में आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और एसबीआई फोकस्ड इक्विटीज का स्कीम। ये 6 स्कीम हो गई 3 कैटेगरी से। फिर आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। ये 9 स्कीम्स दी हैं। अगर 10वीं स्कीम भी चाहिए तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। 10 स्कीम्स इसीलिए दी हैं क्योंकि इनका अमाउंट 25 लाख का है, और 2 डेट स्कीम्स भी दूंगा। अगर ये 3 साल को 3 साल ही रखें तो 75% ही इक्विटी में जाना चाहिए, 25% डेट में रहना चाहिए। डेट की 2 स्कीम्स होंगी, आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड और एसबीआई मीडियम टर्म फंड। ऑलराइट, राजेश जी, आपको समझ में आ गई किस तरह से आपको डालने हैं पैसे डिवाइड करके? हाँ जी, हाँ जी। वैसे ये जो शो है यूट्यूब पर भी डला रहता है, तो अगर आपका फंड का नाम छूट गया हो तो आप वहां पे भी देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल रमाकांत दुबे का होगा। रमाकांत जी, क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ?
जी सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते मैडम, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, इटावा से। अच्छा, इटावा से बोल रहे हैं। बताइए सर, आपको बैलेंस एडवांटेज फंड ही क्यों चाहिए? मैडम मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 69 की एज है मेरे अच्छा। पास 5 लाख रुपए सरप्लस में पड़े हैं, तो उनको हम कहीं लगाना है म्यूचुअल फंड में। सर समझते हैं ना आप वैसे म्यूचुअल फंड्स को और इक्विटी बाजार को? हाँ, समझता हूँ मैं। मेरे पास और भी हैं, अच्छा अच्छा। फंड है। तो कितने साल का नजरिया दे रहे हैं वैसे इन पैसों को आप? 5 साल का है। 5 साल का। चलिए, तो जी। अभिनव मुझे लगता है कि आपकी मेहनत थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई है। कम से कम आपको ये तो समझाना नहीं पड़ रहा है कि कितना जोखिम ये ले रहे हैं। ये खुद ही मेरे ख्याल से पूरी एनालिसिस करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इनको अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड चाहिए। एब्सोल्युटली कविता, आई थिंक काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, पर हमारे दूसरे दर्शकों के लिए मुझे लगता है बताना चाहिए कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या कैटेगरी है, बिकॉज नेचुरली हर इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, तो ये समझना जरूरी है। देखिए, बैलेंस एडवांटेज टिपिकली एक मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो है इक्विटी और डेट में। जब फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उनको कितना एक्सपोजर इक्विटी में ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए, तो टिपिकली एक मिक्स रहता है। नेचुरली हर फंड हाउस का एक्सपोजर इक्विटी की तरफ सेम रहेगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बट अगर आप पिछले कुछ साल का अगर रिटर्न परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो नेचुरली इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड जो ज्यादा इक्विटी ओरिएंटेड में है इन्वेस्टेड, उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखेंगे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी स्कीम का कितना एक्सपोजर इक्विटी में है और उसके हिसाब से क्या वो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट होता है या नहीं। उसके लॉजिक पे और उसको समझते हुए मैं इनको 3 स्कीम्स रिकमेंड कर सकता हूँ, जो तीनों अलग अलग रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी में है डिपेंडिंग ऑन देयर इक्विटीज। पहली स्कीम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका 70% करंटली एक्सपोजर इक्विटीज में है और 20% डेट में है और 10% कैश इन्वेस्टमेंट्स में है। तो उसके बाद दूसरी स्कीम में रिकमेंड करूंगा वो एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड, जो 46% इक्विटी में है, 34% डेट में है, 20% कैश में है। थर्ड कैटेगरी जो सबसे कॉन्जर्वेटिव इस कैटेगरी का जो मैं मानना चाहूंगा वो है ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका एक्सपोजर करंटली इक्विटी में 38% है, बैलेंस 25% डेट और 37% कैश में है। इसके बेसिस पे वो कॉल लें, क्योंकि नेचुरली अगर बाजार में गिरावट आएगी तो जो इक्विटी एक्सपोजर में है वो ज्यादा गिरेगा कंपेयर टू अदर स्कीम्स। तो ये अज्यूम करना कि बिकॉज बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है वो 100% सेफ है, ये गलत होगा। इस इक्विटी और डेट के पोर्शन के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलराइट, हमारे साथ क्या रमाकांत जी बने हुए हैं? हाँ जी सर समझ गए आप सलाह? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। रितेश का मैं सवाल लूंगी। इन्होंने हमें सवाल भी भेजा, अपना नंबर भी भेजा, लेकिन अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिरोज, इनको निवेश करने हैं 5 साल के लिए, लगभग 4 लाख रुपए लिखा है, शायद 4 है या 40 है, मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, पर ये मिल नहीं रहे हैं। बहरहाल 4 लाख है इनके, तो बताएं 5 साल के लिए कहाँ डिवाइड करके कैसे डालें? ये 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी की 4 स्कीम्स होंगी, डेट की एक स्कीम जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन। 4 इक्विटी स्कीम्स, एक मेरा एसेट लार्ज कैप होगा, गौरव मिश्रा का जो फंड है 62 स्टॉक्स हैं उसमें, तो वेरी वेल डिवर्सिफाइड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो मिड कैप कैटेगरी है पंकज टिब्रीवाल का, उसमें भी 67 स्टॉक्स हैं, तो 2 डिवर्सिफाइड स्कीम्स हो गई, मिड कैप और लार्ज कैप की। एक ICICI फोकस्ड इक्विटी में हाई कन्विक्शन बेट्स होते हैं फंड मैनेजर के। सो ICICI वाले फोकस्ड फंड में सिर्फ 30 स्कीम्स हैं, 30 स्टॉक्स हैं। प्रियंका खंडेलवाल जो फंड मैनेजर है, उन्होंने बहुत अच्छी स्टॉक पिकिंग की है। सो एंड लास्टली कैनरा बेको फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम में अगर 20% डालेंगे तो 80% जो 4 लाख में से 3,20,000 रुपए इक्विटी में चले जाएंगे। 80,000 जो बचे डेट के लिए 2 स्कीम्स जो SBI मिड कैप रेकमेंड की थी हमने दूसरे दर्शक को, और IDFC का डायनामिक बॉन्ड फंड में 40,000 ईच। तो ये 4 लाख का 80-20 का एलोकेशन होगा और 5 साल में
11 से 13% की रिटर्न की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। आपने ये जो फंड सिलेक्शन किया है फिरोज, ये किस बेसिस पे किया है? कि आपको लगता है ये थोड़े से एग्रेसिव है 5 साल के नजरिए के लिए? नहीं कविता जी, आई थिंक जो फ्लेक्सी कैप है और लार्ज कैप है वो तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है उसमें। एक मिड कैप स्कीम है, एक फोकस कैटेगरी है, तो बहुत डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसको इस आधार पे करते हैं। हम एक एनालिटिक्स करते हैं मैथमेटिक्स की जो लीड इंडिकेशन थ्रो अप करती है। तो इनकी जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जिसको कहते हैं, जो लोअर रिस्क की एम्फेसिस करता है, वो कम है इसकी मुकाबले, रिटर्न के मुकाबले। सो एफिशिएंट है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कम है, और टारगेट एनईवीज जो हम कंप्यूट करते हैं एनालिसिस को लेके, ये अच्छी गुंजाइश रखते हैं ग्रोथ की विथ रीजनेबल रिस्क। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मण शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार शर्मा जी, क्या हालचाल? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने अपना सवाल हमें भेजा है जहां पर आपको डेट फंड में निवेश करना है ना? हाँ जी। बैंक एफडी में भी पड़े हैं आपके कुछ पैसे? हाँ जी, बैंक एफडी में मुझे 7.1% मिल रहा है। ठीक है। आई इन्वेस्ट फॉर 3 years। और उसके अलावा 20 lakhs और रखे हैं, तो उनको मैं डेट फंड में डालना चाहता हूँ ताकि आई कैन गेट बेटर देन एफडी रिटर्न एंड इट वुड बी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ठीक है, तो एफडी में जो आपने कर रखा है वो मैच्योर कब हो रही है? क्या उनको निकाल के भी आप डेट फंड में डालना चाहते हैं कि ये 20 लाख रुपए अलग से ही पड़े हुए हैं? 20 लाख अलग से पड़े हैं। चलिए ठीक है। अभिनव, तो अब जो इनके पैसे एफडी में है वो तो है मेरे ख्याल से 7.21%, नॉट बैड, इन्होंने अच्छे रेट पे डाला हुआ है। लेकिन अभी अगर डेट फंड में इनको 20 लाख रुपए डालने हो मौजूदा स्थिति में, किस तरह का डेट फंड आप रेकमेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कविता, जैसा आपने कहा, नेचुरली 7.2% एक अच्छा रेट है आज के सिनेरियो में, जहां इंटरेस्ट रेट 5-5.25% के आसपास है। मुझे इनका टैक्स ब्रैकेट नहीं पता है एट द मोमेंट, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये 30% पर हम की पूछ टैक्स सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपका टैक्स ब्रैकेट बताएंगे? 20%। जी अभिनव। सो नेचुरली इनका पोस्ट टैक्स रिटर्न अराउंड 6% है। अगर आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो 5.25% से ज्यादा रिटर्न नहीं आएंगे। और ये TDS एंड टैक्स पेबल ऑन एन एनुअल बेसिस है, बिकॉज इंटरेस्ट अक्रूड के बेसिस पे आपको टैक्स लायबिलिटी आती है। जो इनका थॉट प्रोसेस है कि वो डेट फंड में इन्वेस्ट करें क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये एकदम सही थॉट प्रोसेस है। नेचुरली लास्ट 1.5 year बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतनी करेक्शन आई है, और बॉन्ड रेट्स में भी करेक्शन आई, जो नीचे की तरफ आए हैं रेट्स, तो यील्ड्स डेट फंड्स के भी कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर काफी कम हो गए हैं। बट फिर भी इफेक्टिवली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड मोर, बिकॉज आपको इसमें टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो डेट फंड्स आर स्टिल प्रेफर्ड कंपेयर टू नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दूसरा, डेट फंड्स में जितना आप लंबा निवेश करते हैं, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स उतना ही इंक्रीज होता है। ये बहुत सिमिलर है जैसे आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तब तक यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। बिकॉज एफडी से कंपेयर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली डेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं इनको 2 स्पेसिफिक स्कीम से रिकमेंड कर रहा हूँ। एक कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड है और HDFC मीडियम टर्म डेट फंड है। ये 2 स्कीम्स लगभग 3 से 4 साल के लिए इनके पोर्टफोलियो के लिए आइडियल होंगी। ग्रॉस रिटर्न एनुअलाइज 5.5 से 6% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आर इम्पोर्टेंट। कविता, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट्स होते हैं जब आप डेट फंड सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि डेट एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है कंपेयर टू इक्विटीज। इनफैक्ट इक्विटीज बड़ा इजी होता है क्योंकि आप शेयर्स में निवेश करते हैं, तो शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है। डेट फंड्स काफी ब्रॉड होते हैं, राइट, क्योंकि आपके पास लिक्विड फंड कैटेगरी होती है, फ्लोटिंग रेट होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड सो ऑन। हर पोर्टफोलियो एक पीरियड के हिसाब से, एक एवरेज पीरियड के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपको आपका होराइजन समझ के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या एकदम ओवरनाइट पीरियड, किस पीरियड के आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेट फंड्स का कोई स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट चेंज फंडामेंटल्स में नहीं आया हो जो फंड मैनेजर ने लिया हो, तो ये वंस इन अ वाइल ट्रैक करना चाहिए। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पोर्टफोलियो में, या अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना।
ये सही होगा। ये बहुत खूबसूरती से अभिनव में तमाम डिटेल्स यहाँ पर दी है और उम्मीद करते हैं शर्मा जी आप अब निवेश करेंगे। एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म आपको फंड रेकमेंड किया गया है डेट फंड के लिहाज से। आगे बढ़ेंगे। शो का आखिरी सवाल फिरोज आपके लिए है। नितिन पाटिल साहब पूछ रहे हैं लंबी अवधि के लिए शेयरों में निवेश किया जाए या म्यूचुअल फंड में। फ़ोन नहीं उठा रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि हम तो हमेशा एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच लेने की सलाह देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से न सिर्फ नितिन पाटिल बल्कि ऐसे बहुत सारे मिलेनियल्स भी होंगे जो यही सोचते होंगे कि नहीं आजकल तो शेयर बाजार में बड़े पैसे बन रहे हैं तो यहाँ पर लगा लिया जाए और मुनाफा कमा लिया जाए। लेकिन कितना हिस्सा हमें शेयरों को देना चाहिए पोर्टफोलियो में, कितना हिस्सा म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में लगाना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। फिरोज इस कविता जी दोनों ही विकल्प ठीक हैं, बट आई थिंक शेयर में डायरेक्टली बिगिनर जब लगाता है तो मुझे बड़ा भय लगता है। क्योंकि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में 5, 7, 10 साल इन्वेस्ट किया फिर वो ग्रेजुएट कर रहे हैं, स्टॉक्स खुद खरीदने की सोच रहे हैं तो अलग बात है। क्योंकि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीख के फिर कुछ कर रहे हैं। काफी बार ऐसी बुल रन्स जो 1 साल में देखने को मिली है, 1-1.5 साल में, तो इसमें काफी सारे नए निवेशक सीधे स्टॉक्स में डैबल करने के लिए लग जाते हैं और जब मार्केट थोड़ी करेक्ट होती है तो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ना उन्होंने मार्केट की उतार चढ़ाव का चाल देखा ही नहीं होता है। सो पॉइंट 1, आप जरूर 20 से 30%, इवन 50% स्टॉक्स कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 5, 7, 8 इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मार्केट साइकिल्स को देखने की जो हो चुका होना चाहिए 7-8 साल का तजुर्बा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से काफी लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद के अगर मैं रख लूंगा तो पैसे बन जाएंगे 20 साल के लिए। ऐसा नहीं होता है। आप निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स ही देख लें, लास्ट 10 साल में पूरे में से सिर्फ 3 स्टॉक रह गए हैं जो टॉप 10 में 10 साल पहले भी थे और आज भी हैं, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो बड़े स्टॉक्स हैं जो चले ही नहीं है 8-10 साल तक। सो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वक्त ना हो तो स्टॉक्स ना करें, तजुर्बा ना हो तो स्टॉक्स ना करें और म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करें। थोड़ी सी फी लगती है बट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर फेवरेबल। अच्छा अभिनव, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और फंड मैनेजर ने कहाँ कौन से स्टॉक खरीदे हैं उसको उतनी अवधि के लिए खरीद लेते हैं और जब पोर्टफोलियो बदलाव हो जाए तो वो स्टॉक बदल देते हैं और बेच देते हैं। ये करना कितना घातक हो सकता है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए? कविता, विश इतना इजी होता कॉपी करना किसी और का पोर्टफोलियो और आप अपना खुद का पोर्टफोलियो आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। फंड मैनेजर्स काफी डिसीजंस लेते हैं, कभी पोर्टफोलियो हेज भी करते हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, या विद इन द पीरियड जब तक आपको पोर्टफोलियो आता है तभी भी कई बार चेंजेस हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो उनका पोर्टफोलियो है वो आपके लिए भी सूटेबल है कि नहीं। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी जरूरी नहीं है कि कोई फंड मैनेजर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनके रिटर्न्स के लिए तो उनके वो सिमिलर रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहेंगे। जैसे फिरोज ने भी कहा, अगर आप हिस्टोरिकली जाएं, ऐसे काफी फंड मैनेजर्स हैं जो 10 साल पहले काफी जाने जाते थे अपने पोर्टफोलियो के लिए और आज दूसरे और नए फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो में काफी अच्छा रिटर्न्स और परफॉर्मेंसेस दिए हैं। मैं फिर भी कहूंगा पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट सस्टेन इन फ्यूचर, बट इस तरह रेप्लिकेट करना आई डोंट थिंक इज इवन पॉसिबल। अगर वो होता तो नेचुरली एक फंड मैनेजर से ज्यादा किसी को जरूरत पड़ती नहीं और सब भी अपने फंड मैनेजर्स होते, तो आपकी और मेरी भी ये शो में भी जरूरत नहीं होती फिर। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बाज़ार पर अपनी पकड़ बनाई जाए। अगर आपको किसी आर्थिक सलाहकार के पास नहीं भी जाना है, खुद ही अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, मैनेज करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाज़ार की नब्ज़ को समझें, उसकी चाल को समझें और उसके मुताबिक अपने लक्ष्यों को देखें, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखें, एनालाइज करें, आकलन करें उसका और उसके बाद एक रणनीति अपने लिए बनाएं। और इतना सब नहीं भी कर पाएँ तो मनी मंत्रा को अपना सवाल आप भेज सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आपका, अभिनव आपका, समय के दर्शकों को आज मदद करने के लिए, उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में उनको सही राह दिखाने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें, व्हाट्सएप करें और अपने सवाल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दें, नमस्कार।